तो सेकंड पार्ट में वो कहता है कि आईटीसी जो है रिवर्स करना पड़ेगा रेसिपिएंट को। हम जो बात कर रहे थे, सप्लायर विल इशू क्रेडिट नोट, फैक्ट्री वाला क्या इशू करेगा इसके लिए? क्रेडिट नोट इशू करेगा ऑफ द डिस्काउंट टू द रेसिपिएंट। रेसिपिएंट हैज टू रिवर्स इज आईटीसी ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट नोट रिसीव बाय द सप्लायर। क्या कहना चाह रहा है? दोबारा से एग्जांपल में आते हैं, इसको समझते हैं कि सेकंड कंडीशन में क्या बात कर रहा है वो, सेकंड कंडीशन में क्या कहना चाह रहा है। सेकंड कंडीशन को समझने के लिए हमें पहले वाली कंडीशन से लिंक करना पड़ेगा कि पहले वाली हमारी कंडीशन क्या थी। हमने पहली वाली कंडीशन में देखा था हमारी जो फैक्ट्री, हमारा फैक्ट्री वाले के साथ क्या तय हुआ था, फैक्ट्री वाले के साथ जो है इस ट्रेडर का क्या फाइनलाइज हुआ था कि अगर आप 500 क्वांटिटी दे दोगे, 500 पीसेस जो है ले लोगे, तो आपको जो है कितना, 1000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट? इतने का डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट? और अगर आप 1000 क्वांटिटी सेल करते हो तो आप जो है मान लो 2000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा पर पीस। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट फाइनल हुआ था। पहली कंडीशन एग्रीमेंट की कहती थी, तो पहली कंडीशन ये सेटिस्फाइड हो गई एग्रीमेंट वाली। दूसरी बात कहता है कि ट्रेडर, और ये इसने पहले क्या इशू किया होगा? सबसे पहले इनवॉइस इशू किया होगा। इनवॉइस किस हिसाब से इशू किया होगा? टोटल इनवॉइस अगर मैं बात करूं तो टोटल इनवॉइस इसका बन गया था 500 पीस, पहले 100 था, फिर 150, 250 हमने ऐसे लेके चले थे ना। टोटल अभी एक बार बना देते हैं एग्जांपल के लिए, इनटू 15,000। ये हम ये बन के चला था। और बाद में सेकंड में क्या करा था, इसी ने क्रेडिट नोट इशू किया था। क्रेडिट नोट इशू किया था, तो क्रेडिट नोट से क्या जो है 500 पीसेस का एट द रेट कितना, 1000 रुपए, ये उसने क्रेडिट नोट इशू किया था। अब क्रेडिट इसने जब 15,000 का इनवॉइस इशू किया था, 15,000 इंटू 5, इसका कैलकुलेट करते हैं अगर हम, तो ये 75 लाख 7,05,000 50। तो ये 75 लाख रुपए इसकी जो है वैल्यू निकली। ठीक है, 15,000 इंटू 500, 75 लाख। तो 75 लाख के ऊपर स्टार्टिंग में इसने जीएसटी लगाया होगा, मान लेते हैं 18% इसका जीएसटी है। इसको मैं प्रैक्टिकली को रिलेट करके बता रहा हूँ। 13,50,000, 13.50 लाख का जीएसटी पे किया होगा। टोटल इसका बन जाएगा तुम्हारा 88.50। ये इनवॉइस हमारे स्टार्टिंग में जो है हमने ट्रेडर को इशू किया होगा, फैक्ट्री वाले ने ट्रेडर को इनवॉइस इशू किया होगा, ये वाला। समझ रहे हो ना? प्रैक्टिकली लिंक कर पा रहे हो इसको? इसने क्या होगा, इसने ट्रेडर ने क्या करा होगा, इस ट्रेडर ने 13.50 लाख का आईटीसी बुक कर लिया होगा, क्रेडिट ले लिया होगा। पहले वाले इनवॉइस के हिसाब से इसने क्रेडिट बुक कर लिया होगा 13,50,000 रुपए का। अब जब वो क्रेडिट नोट इशू कर रहा है 1000 रुपए का, इसकी वैल्यू निकल के आ गई 500 इंटू 1000, 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए के ऊपर जीएसटी लगाएगा कितना, 18% इंटू 18%, 90,000 रुपए। 5,90,000 रुपए का इसको इनवॉइस देगा, ओ क्रेडिट नोट देगा। क्रेडिट नोट से क्या हो गया, इसकी वैल्यू कम हो गई। ये सेल के अगेंस्ट सेल को रिड्यूस करता है ना, क्रेडिट नोट सेल को रिड्यूस करेगा, राइट? अब यहां पे क्या हुआ, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। पहले जो है उस गवर्नमेंट को 13,50,000 रुपए यहाँ पे मिले, उसने क्रेडिट दे दिया। 13,50,000 रुपए का क्रेडिट क्रेडिट मिल गया इसको, ट्रेडर को। अब क्या होगा, अब जब क्रेडिट नोट इशू करेगा, जब वो क्रेडिट नोट इशू करेगा तो क्रेडिट नोट इसको देगा। अब वो क्रेडिट नोट इसको देगा। अब ये ट्रेडर को भी क्रेडिट नोट बुक करना होगा अपने यहाँ पे। सेलर फैक्ट्री वाला इशू करेगा और ट्रेडर जो है इसको बुक करेगा। ट्रेडर जैसे ही 90,000 को बुक करेगा तो क्या होगा, ट्रेडर को जो है ये आईटीसी उसका 90,000 से कम हो जाएगा। समझ रहे हो ना? पहले क्रेडिट मिला था, उसने 13,50 का जीएसटी पे किया था फैक्ट्री वाले ने, इसको 13,50 का क्रेडिट मिला था। अब वो कम कर रहा है, जो है क्रेडिट नोट इशू कर रहा है 90,000 जीएसटी का, तो यहाँ पे उसका आईटीसी भी कम होना चाहिए। समझ पा रहे हो ना? 14, अब तभी तो 14,000 पे फिगर आएगी। जब 15,000 से 1000 कम होएगा तो 14,000 पे फिगर आएगी। वैसे ही जीएसटी का 13,50 में से वैल्यू 90 लेस होएगी, तभी तो जाके जो है उसकी वैल्यू निकल के आएगी 12,60,000।
तभी तो इसकी आईटीसी की वैल्यू, जो कि इसको आईटीसी एक्चुअल में कितना मिलना चाहिए था, 12,50,000। अगर हम 500 पीसेस में 500 पीसेस करें इंटू 14,000, कितना बन के आता है हमारा, 500 इंटू 14,000, ये हमारा आ गया 70 लाख। 70 लाख, 70 लाख के ऊपर 18% आ गया हमारा जीएसटी, ये आ गया 12,60। तो अगर पहले ही तय हो जाता तो गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू मिलना था, 12,60। 15 का इनवॉइस दिया, गवर्नमेंट को रेवेन्यू ज्यादा मिला, गवर्नमेंट को ज्यादा रेवेन्यू मिला, क्रेडिट उसको ज्यादा मिला। लेकिन हमें जब 12,60 के क्रेडिट की फिगर में आना है तो 90,000 यहाँ पे कम भी तो करना होगा। यहाँ पे उसको, इसका बेसिकली सेकंड कंडीशन कहती है कि ट्रेडर ट्रेडर जो है, जो उसने 1350 का क्रेडिट बुक किया है, उसको भी कम करे, उसको भी कम करे। ऐसा ना हो वो क्रेडिट भी पूरा ले जाए, ट्रेडर ट्रेडर क्रेडिट भी पूरा ले जाए और गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी 12,60 का मिले, गवर्नमेंट को लॉस ना हो। गवर्नमेंट अपने आप को सिक्योर करने के लिए कहती है कि वहां पे रेसिपिएंट भी जो है 90,000 को अपने क्रेडिट में से माइनस कर दे। समझ आ रही है ना सारी पिक्चर। एग्जांपल, फुल फ्लेज एग्जांपल बना दिया, जहां 15,000 का जो है, अगर वो पहले ही डिस्काउंट मिल जाता तो 500 इंटू 14,000 ये वाला हो जाता केस। 500 इंटू 14,000 ये हो गया हमारा ऑन और बिफोर वाला केस, ऑन और बिफोर क्लॉज A1 वाला, ये ए वाला आ गया, ठीक है। लेकिन हमें बाद में मिला तो पहले सारे इनवॉइस हमारे 15,000 पे आएंगे, फिर वो जब हमें क्रेडिट नोट मिलेगा तो कंडीशन लगा दी कि एक तो एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट होगा तो ही इस तरीके का जो है अलाउ करेंगे। उसके बाद कह दिया कि भैया गवर्नमेंट गवर्नमेंट कहता है मेरे को लॉस ना हो, मैं अपने आप को सिक्योर करूंगा, इसलिए जिसने आईटीसी लिया है उसको कहो रिवर्स करे, इसको उसको रिवर्स करने के लिए कहेगा, तब जाके मैं ट्रांजैक्शन वैल्यू को रिड्यूस करूंगा, मैं तब जाके यहाँ पे अलाउ करूंगा कि ट्रांजैक्शन वैल्यू में से आप डिस्काउंट को लेस कर दो। डिस्काउंट को लेस करना इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू कम मिलेगा, गवर्नमेंट को रेवेन्यू कम मिलना है ना। जैसे 14,000 पे 14,000 के हिसाब से बिकेगा तो 12.60 लाख का रेवेन्यू मिला। तो गवर्नमेंट को जब ट्रांजैक्शन वैल्यू पे डिस्काउंट दे रही है ना गवर्नमेंट, डिस्काउंट दे रही है, तो वो कह रही है भैया ट्रेडर अपना आईटीसी भी कम कर दे। इसको अगर प्रैक्टिकली लिंक कर पा रहे होगे तो इजीली समझ आ गया होगा क्या क्या कहना चाह रहा है इसको पॉइंट नंबर बी में। तो यही कंडीशन लगा दी कि आईटीसी, आईटीसी कितना था, 13,50,000 रुपए का, इज एट्रीब्यूटेड टू द डिस्काउंट ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट इनवॉइसेस के इशूड बाय द सप्लायर, जो सप्लायर ने टैक्स इनवॉइस इशू किया होगा उसके बेसिस पे ट्रेडर ने आईटीसी बुक कर लिया होगा, हैज बीन रिवर्स बाय द रेसिपिएंट। रेसिपिएंट कौन है, ट्रेडर। हमारे एग्जांपल में कौन है रेसिपिएंट, ट्रेडर। कहता है भैया रिवर्स कर दे, हैज बीन रिवर्स बाय द रेसिपिएंट ऑफ द सप्लायर। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख भी दिया, सप्लायर विल इशू क्रेडिट नोट। सप्लायर कौन था हमारे में, फैक्ट्री वाला, फैक्ट्री वाला क्रेडिट नोट इशू करेगा ऑफ द डिस्काउंट, डिस्काउंट 500 इंटू 1,000 रुपए के हिसाब से 5 लाख प्लस जीएसटी का 90,000, उसके बेसिस पे जो है 90,000 का जो है वो अपना आईटीसी को कम करेगा। 13,50,000। पॉइंट नंबर 4 की बात करें, पॉइंट नंबर 4 में क्या कहता है, पॉइंट नंबर 4 में कहता है सेक्शन 15 सबसेक्शन 4 में क्या कहता है, सेक्शन 15 सबसेक्शन वेयर द वैल्यू ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये जो दो बातें कहता है सेक्शन इसमें 4 में और 5 में, वो ज्यादा रेलिवेंट नहीं है क्योंकि वो रूल्स की बात करता है कि रूल्स को हमें किस तरीके से रेफर करना है। तो रूल्स को रेफर करने के लिए बात करता है कि यहाँ पे एक मिनट, स्क्रीन ऊपर चली गई थी। हाँ, तो यहाँ पे कहता है सबसेक्शन 4 में कहता है कि जहाँ वेयर द वैल्यू ऑफ द सप्लायर कैन नॉट बी डिटरमाइंड अंडर सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 क्या था, सबसेक्शन 1 में दो चीजों के बारे में बात करता था। क्या चीज, दो क्या 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 कंडीशन थी, सबसेक्शन 1 की दो कंडीशन क्या क्या थी कि सप्लायर और रेसिपिएंट जो है रिलेटेड नहीं होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या थी, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। अगर वहां पे उस हमारा जो है, वहां पे अगर हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू फाइनल नहीं हो रही तो हमें जो अदर मेथड बताएंगे उस हिसाब से जो है हमें वैल्यू निकालनी होगी। फिफ्थ में भी यही बात कहता है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन 1 and 4, अगर हमें एक ऊपर जो वैल्यूज दे रखे, चाहे हम जो ऊपर बात करते आ रहे हैं, अगर उसमें हमारी वैल्यू जो है नहीं निकल रही, अगर उसमें वैल्यू नहीं निकल रही, जो हमने सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 4 में अगर वैल्यू डिटरमाइन करी उसमें नहीं निकल रही, तो वहां कहता है गवर्नमेंट वैल्यू
ऑफ सच सप्लाई मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। वैसे केसेस में क्या करेगी, गवर्नमेंट ही बता देगी कि भैया तू ये वैल्यू ले ले, तू छोड़, तूने जो बिल में चार्ज करा है वो उसको छोड़ो, हमें तो इस वैल्यू को जो है आप ट्रांजैक्शन वैल्यू, इस वैल्यू को टैक्सेबल वैल्यू मानो और इस वैल्यू के ऊपर जो है जीएसटी पे कर दो। जब हम रूल्स पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि किस तरीके से वहां पे गवर्नमेंट ने जो है सीधा सीधा वैल्यू बता दी कि भैया ये आपकी ये ट्रांजैक्शन है, आप ये वैल्यू ले लो और इसके ऊपर हमें जीएसटी दे दो। हमें कोई मतलब नहीं आप क्या चार्ज कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, हमें कोई मतलब नहीं है, आपकी ये वाली ट्रांजैक्शन है, आप इस पे इतना जीएसटी दे दो। तो वो कैटेगरी वाइज है कि इंश्योरेंस बिजनेस होगा तो क्या क्या ट्रांजैक्शन वैल्यू लेंगे, उसमें कितना जीएसटी लगेगा, उस पे अगर बहुत सारे अलग अलग केसेस देखने हैं। अभी हमने रूल्स में बहुत सारे केसेस हैं, 27 से लेकर 35 तक जो है इसके रूल्स हैं। तो इसको रूल्स को शुरू करने से पहले अब हमारा सेक्शन 15 एक तरीके से जो है पूरा कंप्लीट होता है। सेक्शन 15 सिर्फ इतना सा ही बात करता था जिसमें हमने 5 सबसेक्शन पढ़े। अब हम एक बार दोबारा से ऊपर जो हमने चार्ट फॉर्म में बनाया था उसको जो है उस फॉर्म से हम इसको एक बार कोरिलेट करते हैं। सेक्शन 15(1) में हमने बात करी थी कि ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही हम टैक्सेबल वैल्यू मान लेंगे अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। कौन सी दोनों कंडीशन, पहली जो कि दोनों सप्लायर और रेसिपिएंट जो है रिलेटेड नहीं होने चाहिए, दूसरी प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही आप मान लो, ठीक है ना। दोनों, एक अननोन बंदा दुकान में जा रहा है तो वहां पे क्या वो होगा, वहां पे तो वो सेलर चाहेगा ज्यादा से ज्यादा की चीज बेचे, रेसिपिएंट चाहेगा कि कम से कम की चीज मैं खरीदूं। तो दोनों के बीच में जो प्राइस तय होगा उसी को ट्रांजैक्शन वैल्यू मान लेंगे, उसी पे वो गवर्नमेंट कहती है आप जीएसटी दे दो। लेकिन अगर अगर प्राइस अगर इन ये जो दो कंडीशन लगाई थी इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती तो रूल्स में आ जाएंगे। रूल्स क्या, अभी हम जो रूल्स पढ़ेंगे उसमें जाके आ जाएंगे कि रूल्स अलग वो बताएगा कि अगर दोनों पर्सन जो है रिलेटेड पार्टी है तो हमें क्या वैल्यू लेनी है। या फिर प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन नहीं है, मतलब हम एक तरीके से प्रिंटर लेने जा रहे हैं, प्रिंटर ले रहे हैं और या मतलब कुछ भी मान लो हम लैपटॉप लेने जा रहे हैं और साथ में उसको कह रहे हैं कि मेरे पास प्रिंटर पड़ा है ले ले, या हम कह रहे हैं कि भैया हम पुराना फोन देके नया फोन ले रहे हैं। तो ऐसा प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन जहाँ पे नहीं होगी वहां पे किस तरीके की वैल्यूएशन लगनी है वो भी हमें रूल्स बताएंगे। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो 15(1) में ही कवर हो जाएगा और 15(1) हमें सीधा सीधा कहता है ट्रांजैक्शन वैल्यू ही ले लो और उस पर जीएसटी पे कर दो। अब मूव करते हैं 15(2) को क्लोज करते हैं। फाइनली 15(2) क्या करता था, इंक्लूड करता था, राइट। हमने प्लस और माइनस किया था। और 15(3) हमारा क्या करता था, एक्सक्लूड करता था, लेस करता था। ये हमारा प्लस करता था, ये हमारे को ये वैल्यू में ऐड करता था, ये वैल्यू से लेस करता था। अब प्लस क्या क्या था, तो पहले प्लस में क्या था, सबसे पहले ए पार्ट ड्यूटीज एंड टैक्सेस अदर देन जीएसटी, ठीक है ना। सब अब तो समझ आ रही होगी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस अदर देन जीएसटी चार्ज सेपरेटली, हमने कहा था ना पीछे चार्ज किया होगा वो भी हम जो है उसमें इंक्लूड कर देंगे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी, ये जो है ऑन द डिलेड कंसिडरेशन वो भी हमारी वैल्यूएशन का पार्ट हो जाएगा, वैल्यू में इंक्लूड कर देंगे। उसके बाद हमने क्या देखा था, पेमेंट इंकर्ड बाय द रेसिपिएंट फॉर विच सप्लायर लाइबल टू पे। हमने इसके एग्जांपल भी लिए थे अलग अलग, इंश्योरेंस कराना, कोई चीज मैंडेटरी है वहां पे वो सारी चीजें भी इंक्लूड हो जाएंगी। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, पैकेजिंग वगैरह का एग्जांपल लिया था। चार्ज बाय द सप्लायर एट द टाइम ऑफ सप्लाई और बिफोर डिलीवरी, तो वो भी उसमें इंक्लूड हो जाएंगी। लास्ट जो हमने देखा था उसमें कि अगर सब्सिडी है अदर देन गवर्नमेंट सब्सिडी है तो वो भी जो है सब्सिडी जो भी इंक्लूड हो जाएगी हमारी वैल्यू में। ये हमने सारे इंक्लूसिव पार्ट देखे थे। और एक्सक्लूसिव में हमने सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 में हमने क्या किया था, हमने देखा था कि क्या लेस होगा। लेस में हमने देखा था कि हमने बात करी थी सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट की, लेकिन हमने डिस्काउंट को दो पार्ट में बांटा था, एक एक आफ्टर डिस्काउंट, एक बिफोर डिस्काउंट। बिफोर डिस्काउंट में तो कुछ भी नहीं था। बिफोर डिस्काउंट में क्या था कि भैया बिल में ही लेस कर दो, अलाउ कर देंगे, बिल में ही लेस कर दो। हमने एग्जांपल लिया था 10,000 का टीवी 500 रुपए डिस्काउंट देके 95 के ऊपर ही जीएसटी ले लिया था, तो वहां पे तो 15(3) की में के हिसाब से ही एक्सक्लूड कर दिया था और 500 रुपए में जीएसटी नहीं लगाया था। लेकिन अगर बाद वाला केस है, एनी डिस्काउंट आफ्टर वाला जो केस था, आफ्टर वाले में कहता है कि भैया कंडीशन लगेगी एग्रीड एट द टाइम ऑफ सप्लाई। पहले तो एग्रीड एट द टाइम मतलब पहले ही एग्रीमेंट होना चाहिए उसका। अगर एग्रीमेंट नहीं है, तो भैया कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, नो डिडक्टेबल, तो फिर तो उस पे भी जीएसटी लग जाएगा। इसलिए एग्रीमेंट एग्रीड होना चाहिए,
साथ में क्या है कि रेसिपिएंट जो है अपना आईटीसी रिवर्स कर दे। डिडक्टेबल अगर है इफ लिंक टू द इनवॉइस, तो आईटीसी जो है हमने कह दिया था ट्रेडर को भैया 90,000 रुपए अपना आईटीसी भी रिवर्स कर दे गवर्नमेंट को। सर गवर्नमेंट तब जाके जो है हमारा जो है हमें हमें जो हमारा जो डिस्काउंट बन रहा है तब जाके हमारा अलाउ होगा। यहाँ पे हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू फैक्ट्री वाला याद कर पा रहे हो ना अभी जो हमने किया था इमेज में, वहाँ पे फैक्ट्री जो वो 5 लाख रुपए के ऊपर जो जीएसटी है तभी वो क्रेडिट नोट पे अलाउ होगा जब रेसिपिएंट जो है अपना जो है 1360 से वो 90,000 लेस करके अपना 1350 से लेस कर देगा 90,000 और 1260 पे आ जाएगा तो जाके यहाँ पे अलाउ होगा। दो कंडीशन आफ्टरवर्ड्स के लिए थी। ठीक है, तो ये मेन 3 सेक्शन थे। 4 और 5 तो ये कहता है कि अगर अगर सैटिस्फाइड नहीं होते तो रूल्स बताएँगे। ठीक है, अब रूल्स बताएँगे तो रूल्स को शुरू करते हैं और रूल्स जो है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ही हमारा रूल्स करते हैं। लेकिन रूल्स के लिए पहला जो 15(1) की जो कंडीशन थी कि दोनों पार्टी रिलेटेड नहीं होनी चाहिए, तो रिलेटेड कौन? रिलेटेड कौन हमने ऑलरेडी सप्लाई में पढ़ा है। अगर सप्लाई पढ़ा है तो वहां पे पता होगा कि रिलेटेड पार्टी में कौन कौन से किस तरीके से कौन किस किस को रिलेटेड माना जाता है। दोबारा उसको देखेंगे कि रिलेटेड में कौन कौन आएगा। दो पर्सन को रिलेटेड कब माना जाएगा? ए सेलर है, बी बायर है, राइट। ये दोनों रिलेटेड कब माने जाएंगे? वो दोनों रिलेटेड तब माने जाएंगे इज डीम टू बी रिलेटेड पर्सन इफ तब माने जाएंगे इफ सच पर्सन आर ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ एनी अदर और वन अनदर बिजनेस। एक दूसरे के बिजनेस में कोई ऑफिसर डायरेक्टर है तो वो भी जो है दोनों की दोनों एंटरप्राइजेस जो हो जाएंगी वो आपस में रिलेटेड हो जाएंगी। सच पर्सन लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर इन द बिजनेस। कोई पार्टनर है ए और बी जो है पार्टनर है ए बी लिमिटेड ए बी एलएलपी में। ए बी एलएलपी में दोनों पार्टनर हैं तो ए और बी जो हो गए वो भी रिलेटेड पार्टी हो गए। तो अलग अलग केसेस हैं तो ये सारे के सारे जो है किसी भी तरीके से जो है रिलेटेड एम्प्लॉयर एम्प्लॉई जो है रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे। वन पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन कंट्रोल, किसी ने किसी कंपनी का कंट्रोल ले रखा है, शेयर्स शेयर्स ले लिए उसने 25% से ज्यादा का स्टेक ले रखा है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा? उसका भी जो है उस कंपनी में होल्ड हो जाएगा। मिस्टर ए ने जो है मिस्टर ए ने जो है मान लेते हैं रेनबैक्सी लिमिटेड के जो है शेयर्स ले रखे हैं इसने जो है उसके मान लेते हैं 30% इसने शेयर ले रखा है तो ये दोनों जो है रिलेटेड पार्टी हो गए। वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल द अदर। वन और ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल द अदर। एक दूसरे को किसी तरीके से वो कंट्रोल कर रहे हैं, दोनों की दोनों एंटिटीज जो है वो जो है रिलेटेड हो जाएंगी। इसमें बहुत सारे केसेस होते हैं, जो मेंबर फैमिली मेंबर हैं तो वो सारे आपस में रिलेटेड पर्सन हो गए। लीगल पर्सन है, राइट, वो रिलेटेड पर्सन हो गए। तो बहुत सारे टुगेदर दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल। जो मेनली हमें ध्यान में रखना है इनमें, तो स्टेक चाहे वो स्टेक के थ्रू कंट्रोल हो, आपने शेयर्स लिए हैं, या फिर होल्डिंग कंट्रोल हो, तो इस तरीके से जो है दोनों के दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? वो रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे। तो उनके बीच में जो ट्रांजेक्शन होगी फिर सेक्शन 15(1) में नहीं ले सकते उसमें ट्रांजेक्शन वैल्यू। रिलेटेड क्यों बात कर रहे हैं यहाँ पे रिलेटेड पर्सन की? क्योंकि इनको जो है हमें कवर नहीं करना वहां पे। हमें इनको जो है 15(1) में कवर नहीं करना। इनके लिए वैल्यू निकालने के लिए हमें जो है किसमें जाना है? रूल्स में जाना है। रूल्स बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे इन केसेस में जो है अगर दोनों रिलेटेड पर्सन हो जाते हैं ए और बी, तो इनके बीच में जो खरीद बेच होगी, इसके बीच में जो बिल में वैल्यू होगी वो नहीं मानी जाएगी। जो रूल्स वैल्यू बताएगा उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। और लास्ट पार्ट कहता है कि अगर कोई सोल एजेंट है, सोल डिस्ट्रीब्यूटर है, तो वो भी जो है रिलेटेड माना जाएगा। किसी प्रिंसिपल ने एजेंट अपॉइंट कर दिया, सोल डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर दिया, तो प्रिंसिपल एजेंट या फिर प्रिंसिपल सोल एजेंट ये भी जो है रिलेटेड बन जाएंगे। तो ये सारे रिलेटेड की कवरेज में आ जाते हैं। ये अगर कैटेगरी में फॉल करते हैं तो वहां पे 15(1) नहीं लगेगा, वहां पे रूल्स लगेंगे। अब जब हमने रूल्स की इतनी सारी बात करी है तो रूल्स को शुरू करते हैं। रूल्स 27 से लेकर 35 तक रूल्स हैं। आज हम इसका कुछ ही पार्ट कवर करेंगे। 27 से लेकर ऑलमोस्ट हम 31 तक रूल्स को कवर करेंगे। 32 से 35 तक के जो रूल्स हैं, 4 रूल्स हैं, वो काफी लेंदी हैं। वो अलग अलग केसेस को भी कवर करते हैं। यहाँ पे जो अभी हमने पढ़ा उससे रिलेटेड जो रूल्स हैं, आज हम उसको कवर अप करके चलते हैं। अब जो रूल्स हैं, रूल्स कवर करने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि रूल्स एक्ट किस तरीके से बनाए जाते हैं, ये पता होना चाहिए। क्योंकि ये जो है हर एक्ट का इस तरीके से फॉर्मेशन होता है। जैसे कोई एक्ट बना,
कोई या अगर हम कहें इसमें सीजीएसटी एक्ट बना, सीजीएसटी एक्ट 2017, इसके लिए हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, हमने पहले ये भी बात भी करी थी कि सबसे पहले एक्ट बनने के लिए पहले क्या बनता है, बिल बनता है। बिल बनता है, जब वो बिल पास हो जाता है तो वो एक्ट बनता है, राइट? एक्ट बनता है, एक्ट हमें बताता है कि हमें इस तरीके से चलना है, वो सारी बातें एक्ट बताता है, सेक्शंस बताते हैं उसके कि ऐसे-ऐसे हमें कंप्लायंस करके चलना है। ह अब उस कंप्लायंस में हमें कुछ फॉर्म्स फाइल करने हैं, वो फॉर्म का क्या नाम रहेगा, वो फॉर्म्स कैसे होंगे, उसकी ड्यूरेशन क्या रहेगी, उसकी टाइम लिमिट क्या रहेगी, वो सब कहाँ बताए जाते हैं, वो सब रूल्स बताते हैं। तो इसके लिए जो है साथ में रूल्स जो है इश्यू करे जाते हैं, तो ऐसे ही इसमें सीजीएसटी रूल्स 2017 जो है इश्यू करे गए हैं। इसके रिगार्डिंग अगर हम जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, तो एक्ट के रेफरेंस के लिए जो है रूल्स आ जाते हैं, जहाँ पे एक्ट में कोई चीज़, जैसे हमने सेक्शन 15 में क्या कहा कि अगर ऊपर रिलेटेड पार्टी है, सोल कंसिडरेशन है, तो नॉर्मल चीज़ नहीं लगेगी। नॉर्मल चीज़ नहीं लगेगी तो कहता है कि रूल्स में बात करेंगे। तो ऐसे ही बहुत जगह हम देखेंगे जहाँ पे रूल्स का रेफरेंस होगा। तो रूल्स में क्या बताएँगे, वहाँ पे वो केस को डिफाइन करेंगे कि अगर वहाँ नॉर्मल में कवर नहीं हो रहे, तो इस रूल्स में आपको कैसे चलना है। अब रूल्स में चलने के लिए वहाँ पे 2 पार्ट कर दिए जाते हैं। जो है पार्ट ए, रूल का पार्ट ए और रूल का पार्ट बी। पार्ट ए जो हमें बेसिकली बताता है, हमें जो अभी हम रूल्स पढ़ रहे हैं, अब जो हम रूल कवर करेंगे, रूल नंबर 27 से लेकर रूल नंबर 35 तक जो हम कवर करेंगे, वो सारे रूल्स जो हैं, वो पार्ट ए में लिखे गए हैं। पार्ट ए में क्या-क्या लिखा गया है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो पार्ट बी में क्या होता है? पार्ट बी में वो फॉर्म्स प्रिस्क्राइब करे जाते हैं कि ये फॉर्म किस तरीके से होगा। जैसे हमारी जीएसटीआर, अगर हम जो ज़्यादा यूज़ करते हैं उसकी बात करें, जीएसटीआर 3B का एक अलग से फॉर्म जो है हमें पार्ट बी में, सीजीएसटी रूल्स 2017 के पार्ट बी में जो है जीएसटीआर 3B बताया गया है कि उसके जो है टेबल नंबर 3.1 में ये होगा, 3.2, तो ये सारे कहाँ डाले होते हैं, ये सारी हम चीजें हम कहाँ से निकालते हैं, ये हम सीजीएसटी रूल 2017 के पार्ट बी में जो फॉर्म्स दिए होते हैं, यहाँ पे हमें क्या दिए होते हैं, ये पार्ट बी में हमें क्या दिए होते हैं, यहाँ पे सारे के सारे हमें फॉर्म्स दिए होते हैं। कभी कोई फॉर्म सर्च करना होगा तो सीजीएसटी के पार्ट बी में जाना, पार्ट बी डाउनलोड करना, सारे के सारे उसमें जितने फॉर्म्स होंगे सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। और अगर कोई रूल सर्च करना होगा तो पार्ट ए जो है सीजीएसटी रूल का सर्च करना, वहां पे जो है रूल्स मिल जाएँगे। तो इस तरीके से रूल्स को भी हमें समझना ज़रूरी है कि रूल्स जो होते हैं वो किस तरीके से गवर्नमेंट जो है कैसे डालती है। तो जो हमें, क्योंकि कोई भी पढ़ाएगा, कैसे भी पढ़ाएगा, वो इन्हीं चीज़ों को ही रेफ़र करेगा, और रेफ़र करेगा तो हमें पीछे का क्या तरीका होता है, बैकग्राउंड क्या होता है, वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए। उसमें क्या चेंजेस आएँगे, वो तब पता होंगे जब हमें फाउंडेशन क्लियर होगी। तो ये रूल्स में भी चेंजेस आते हैं, पार्ट ए में चेंजेस आते हैं, पार्ट बी में चेंजेस आते हैं, एक्ट में चेंजेस आते हैं। ये सारे चेंजेस होते हैं, बजट आता है, बजट में चेंजेस आते हैं, नोटिफ़िकेशंस आती हैं, कितनी सारी चीज़ें आती हैं। उससे ये इसमें बदलाव करे जाते हैं डे टू डे, जो रिक्वायरमेंट हो जाती है कि इसमें इस चीज़ के ये प्रैक्टिकली ये दिक्कत आ रही है, तो गवर्नमेंट तक वो सजेशन जाता है। वहाँ पे गवर्नमेंट उसको सुनवाई करती है और धीरे-धीरे उसके हिसाब से एक्शन लेती है, और वहाँ पे जो है उसके अकॉर्डिंगली चेंज करे जाते हैं। तो ये अगर हम बात करें, इसको अगर हम समराइज़ करें, तो हमारा पहला पार्ट बन जाता है एक्ट का, दूसरा पार्ट हमारा जो है रूल्स का बन जाता है। रूल्स को अगर हम बाइफरकेट करते हैं तो हमारा 2 पार्ट में बन के आ जाते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए हमारा क्या डिस्क्राइब करेगा, वो रूल्स बताएगा कि रूल्स क्या, हमें किस तरीके से रूल को फॉलो करना है। उस रूल को किस तरीके से, अगर हम इस रूल में आ रहे हैं, रूल नंबर 27 में आ रहे हैं, मतलब अगर हम कहें हम एजेंट वाला केस आ गया, तो उसका कोई रूल नंबर जो है उसमें फॉल कर रहे हैं, या अगर हम रिलेटेड पार्टी में हैं, अगर प्राइस इज़ अ सोल कंसिडरेशन का रूल है, तो हमें जो है रेलेवेंट रूल जो है वो हमें फॉलो करने होंगे, और उस रूल्स के लिए जो फॉर्म फाइलिंग वगैरह करनी होंगी, तो वो हम पार्ट बी से ले लेंगे। ठीक है, मूव करें आगे। ये जब हल्की सी झलक देनी थी कि रूल्स में किस तरीके से जो है बातें लिखी होती हैं, और क्या रूल्स जो है हमारे लिए कि कैसे हमें रूल्स को वो करना होता है, याद करना होता है। हमें 2 पार्ट याद रखने हैं, पार्ट ए, पार्ट बी। तो ये सारी बातें जो हैं चैप्टर 4 ऑफ सीजीएसटी रूल्स, अब जो हम कवर कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, चैप्टर 4 कवर कर रहे हैं ऑफ सीजीएसटी रूल्स। ये सारी बातें कहाँ लिखी गई हैं, जैसे एक्ट का चैप्टर है, हमने स्टार्टिंग में जो आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम जो कर रहे हैं वो चैप्टर 4 ऑफ सीजीएसटी एक्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से सीजीएसटी एक्ट के जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर 4 है, ये सीजीएसटी एक्ट का है।
ये एक्ट का है। और यहाँ अब हम जो कर रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं, ये भी चैप्टर 4 है। ये भी, ये नहीं है कि जो एक्ट होगा उसी का चैप्टर भी सेम होगा, ये जरूरी नहीं है। ये तो बाय चांस दोनों के चैप्टर नंबर और जो रूल्स का जो चैप्टर नंबर है दोनों का सेम हो रहा है, अदरवाइज वो डिफर भी हो सकता है। जैसे हम आईटीसी के जब हम एक्ट के बाद रूल्स पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे उसका, उसमें अलग है चैप्टर नंबर, आई थिंक वो 9 है, और रूल्स का जो चैप्टर नंबर है वो 10 है, ऐसा कुछ है। वो जब हम रेफर करेंगे उसको डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे इसका भी चैप्टर नंबर 4 बन रहा है यहाँ पे, लेकिन ये क्या कौन सा है, ये सीजीएसटी एक्ट, सीजीएसटी रूल्स 2017 का चैप्टर नंबर 4 में बताया गया है कि कैसे हमें डिटरमाइन करना है वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो सबसे पहला रूल जो हमें कवर करना है, रूल नंबर 27। रूल नंबर 27 कहता है वैल्यू ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वेयर कंसिडरेशन इज नॉट द वोली इन मनी। जो दो कंडीशन क्या थी 15(1) की, 15(1) की दो कंडीशन थी, रिलेटेड पार्टी नहीं होनी चाहिए, और दूसरी क्या थी, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है तो कहां जाना था, रूल्स में जाना था। और रूल्स में आते ही पहला रूल, रूल नंबर 27 कहता है कि भैया मैं ही बताऊंगा कि कंसिडरेशन अगर मनी में नहीं है, पूरी मनी में नहीं है, अगर पार्शली मनी में भी होगी तो भी यही रूल में आ जाएगा। अगर नॉट वोली इन मनी, अगर मनी में नहीं है तो हमारे रूल 27 के हिसाब से जो है वैल्यू निकलेगी, उस पे आप जो है टैक्स दे दो। क्या कहता है रूल 27, वेयर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज फॉर अ कंसिडरेशन नॉट वोली इन मनी, नॉट वोली ही इन मनी। हम प्रिंटर ले, हम लैपटॉप लेने गए, ठीक है, हम जो है मान लेते हैं मैं प्रिंटर बनाता हूँ, मेरे को लैपटॉप की जरूरत है, मैं लैपटॉप वाले के पास गया, लैपटॉप की दुकान पे गया, मैंने कहा यार ये वाला लैपटॉप कितने का है, उसने कहा यार ये 15, ये 50,000 का लैपटॉप है। तो मैंने कहा यार, मैं अपना कार्ड दिया, मैंने कहा यार मैं प्रिंटर विंटर बनाता हूँ, आपको रिक्वायरमेंट होगी ये वाले, ये मैंने मेरे पास मॉडल है, आपको चाहिए होंगे आप बता देना। तो उसने कहा यार हाँ ये वाला मॉडल मेरे को चाहिए, आप मेरे पास ऑर्डर है, ये वाला भेज दो आप। तो उसने कहा कितने का दोगे, हमने कहा भैया आप ये 10,000 का ले लेना। अब क्या हो गया, अब हम, उसने कहा 2 पीस मेरे को इसके प्रिंटर के दे दो। अब क्या हो गया, अब मेरे को लेना है लैपटॉप और मैं दे रहा हूँ 2 प्रिंटर, 50,000 का लैपटॉप ले रहा हूँ, 2 प्रिंटर दे रहा हूँ। प्रिंटर की जो मेरी कॉस्टिंग होगी कुछ और होगी, लेकिन मेरी जो सेल वैल्यू है मान लेते हैं वो 10,000 रुपए है। तो 50,000 में से 2 प्रिंटर की वैल्यू मैंने 10,000 रुपए वो लेस कर दी। 10,000 रुपए प्रिंटर की वैल्यू लेस हो गई, 30,000 रुपए वहां पे कंसिडरेशन बच गई। लेकिन हो सकता है वो जो मेरा 10,000 का लैपटॉप है वो मैंने 7,000 का खरीदा हो सकता है वो मैंने जो है 8,000 का खरीदा हो। तो ऐसे केसेस में जहां पे कंसिडरेशन, जहां पे मैं सिर्फ लैपटॉप लेने गया और लैपटॉप लेके आया, अगर वो हो जाता तो 15(1) में ऊपर ही फॉल कर जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मैंने क्या करा, मैं लैपटॉप लेने गया और प्रिंटर का सौदा कराया, और प्रिंटर मैंने प्रिंटर दे दिए और अपना लैपटॉप ले लिया, तो मैं नीचे रूल्स में आ गया। मैं रूल्स में आ गया तो वहां पे कहता है आप ट्रांजेक्शन वैल्यू भूल जाओ, अब गवर्नमेंट को जो है वैल्यू लेगा, वो क्या वैल्यू लेगा, वो कहता है कि सबसे पहले कहता है कि भैया ओपन मार्केट वैल्यू ले लो उसकी। अब मेरे को नहीं पता कि वो लैपटॉप आपको 50,000 में दे रहा है या वो लैपटॉप आपको 45,000 में दे रहा है, मुझे नहीं मतलब। अब जो है आप उसकी, उस लैपटॉप की ओपन मार्केट वैल्यू, वो लैपटॉप मार्केट में कितने का है ये देखो, और वो वैल्यू जो है मार्केट में जो वैल्यू चल रही है उसकी ओपन मार्केट वैल्यू, वो जो है ट्रांजेक्शन वैल्यू मानी, वो जो है टैक्सेबल वैल्यू मानी जाएगी, और उसके ऊपर जो है जीएसटी दे दो। समझ आया कि इस तरीके से जो है, जहां पे प्राइस इज द नॉट वोली कंसिडरेशन, जहां पे मनी इज नॉट वोली कंसिडरेशन होगा, जहां पे पैसा वो वोली कंसिडरेशन नहीं होगा, वन साइड फ्लो नहीं होगा, वहां पे जो है रूल्स में फ्लो कर जाएगा। फ्लो में पहले कंडीशन कहती है कि ओपन मार्केट वैल्यू ले लो। हम मान लेते हैं ओपन मार्केट वैल्यू भी नहीं मिल रही, ओपन मार्केट वैल्यू नहीं मिल रही भैया, कहीं जाते हैं वो अलग प्राइस बताता है, दूसरे के पास जाते हैं वो दूसरी दुकान वाला अलग प्राइस बताता है, तीसरी दुकान वाला अलग प्राइस बताता है, आप क्या करें। अब वो कहता है कि भैया ओपन मार्केट वैल्यू इज नॉट अवेलेबल अंडर क्लॉज ए, सम टोटल ऑफ कंसिडरेशन इन मनी एंड फर्दर अमाउंट इन मनी एज इक्वलेंट टू द कंसिडरेशन नॉट इन मनी। अब कहता है भैया ओपन मार्केट वैल्यू से तो वैल्यू निकल नहीं रही, तो भैया तुम वही कह दो कि टोटल आपने कंसिडरेशन इन मनी कितनी थी। मैंने कहा भैया मेरे को तो टोटल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो मनी मनी में कितने की थी, 30,000 रुपए की थी।
50,000 का वो लैपटॉप बता रहा था और मैंने 2 प्रिंटर जो है 10-10,000 के उसको बेच दिए, तो टोटल कंसिडरेशन इन मनी जो है मैंने तो जो है 30,000 रुपए की दी। ठीक है जी। वो कहता है ठीक है जी, हमसे तो ओपन मार्केट वैल्यू निकल नहीं रही। ठीक है, 30,000 एंड मतलब प्लस होएगा, and further amount in money as equivalent to the consideration not in money। consideration not in money मतलब हमने मनी में क्या नहीं दिया, एक 30,000 तो मनी में दे दी और मनी की जगह कंसिडरेशन नॉट इन मनी में हमने क्या दिए, प्रिंटर दिए, और प्रिंटर की वैल्यू क्या थी, उसकी इक्विवेलेंट अमाउंट निकाल लेंगे। उसका इक्विवेलेंट अमाउंट हमारा क्या था, 20,000। तो यहाँ पे वो क्या, अगर पहले तो कहता है रूल्स में आ जाओ ओपन मार्केट वैल्यू, जब डिपार्टमेंट को ओपन मार्केट वैल्यू नहीं मिली, वो कहता है भैया वही दे दो, क्या क्या देना था आपने, वहां क्या दे के आए हो। वो कहता 30,000 रुपए दिए और 2 प्रिंटर दिए। वो कहता ठीक है, 30,000 और प्रिंटर की जो वैल्यू है वो जोड़ो और वो आप दे दो। अब मान लेते हैं ये भी नहीं समझ आई, वो कहता है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई नॉट डिटरमाइन इन ए में भी नहीं मिली और मान लेते हैं बी में भी नहीं मिली, ए में भी नहीं मिली, बी में भी नहीं मिली। अब वो कहता है यार ये तो बड़ी सरदर्दी हो गई, अब क्या करें। कहता है वैल्यू ले लो ऑफ द लाइक काइंड एंड क्वालिटी, कि इस लैपटॉप की वैल्यू तो समझ नहीं आ रही, ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या लें। आप ऐसा करो, इस लैपटॉप की जो कॉन्फ़िगरेशन है इसमें देखो कि इसी कॉन्फ़िगरेशन का सिमिलर लैपटॉप कितने का मिलता है। उसने कहा भैया 8 GB रैम है, 1 TB हार्ड डिस्क है और ये विंडो है, ये है, इसकी यार ये तो नॉर्मल मिल रहा है, इसमें 40,000 45,000 का मिल रहा है। कहता ठीक है यार, लाइक काइंड एंड क्वालिटी मतलब सिमिलर काइंड एंड क्वालिटी की जो आइटम है उसकी क्या वैल्यू है, आप उस पहले वाले ए पार्ट में क्या था, वो उसी लैपटॉप की ओपन मार्केट वैल्यू ले रहा था। सी पॉइंट में कहता है यार उसका नहीं समझ आ रहा, उससे सिमिलर उसी तरीके का जो है लैपटॉप की वैल्यू देखो और वो ही वैल्यू आप जो है ले लो। डी पॉइंट कहता है भैया हमसे इसमें भी वैल्यू नहीं निकल रही, हमें सिमिलर लैपटॉप की वैल्यू भी नहीं मिल रही। नया मॉडल आया है, एकदम बिल्कुल नया नया मॉडल आया है, इसकी ये जो है विंडो विंडो 10 है और बिल्कुल ही लेटेस्ट i5 है, 8th जनरेशन, मतलब उससे भी ऊपर जो मान लो जो लेटेस्ट आया वही इसने लिया है। इसका समझ सिमिलर लाइक काइंड एंड क्वालिटी कोई है ही नहीं, ये तो बिल्कुल ही लेटेस्ट ही अभी नया नया कंपनी ने बनाया था, इसने उठा लिया। आप समझ नहीं आ रही क्या करें। वो कहता है ए में भी नहीं मिल रही आपको वैल्यू, कहता नहीं मिल रही, बी में भी नहीं मिल रही, ऊपर नहीं मिल रही, सी में भी नहीं मिल रही। तो भैया ऐसा करो, तुम रूल नंबर 30 और 31 के हिसाब से वैल्यू निकाल लो, तुम्हारे बस की नहीं है। तुम वैल्यू जो है रूल 30 और 31 के हिसाब से जो है इन ऑर्डर में, पहला सबसे पहले अगर ये वाला रूल 27 में वैल्यू हमारी नहीं निकली तो इसके 27 ना निकलने के बाद रूल नंबर 30 में जाएंगे। रूल नंबर 30 में वैल्यू भी नहीं निकली तो भैया कहता है तो रूल नंबर 31 में तो रूल नंबर 31 में वैल्यू निकाल दियो। अब रूल नंबर 30 और 31 क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। अभी हम यही समझते हैं 27 फेल तो 30-31, 27 फेल तो 30-31, 27 में चार चार चीजें बना दी। सबसे पहले कहता है ओपन मार्केट वैल्यू लूंगा मैं, तुम्हारी ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं मानूंगा। फिर कहता है ठीक है ओपन मार्केट वैल्यू ले ले, नहीं समझ में आई। दूसरे फिर कहता है कि भैया ओपन मार्केट वैल्यू समझ नहीं आ रही, तूने क्या दिया था, लैपटॉप, और साथ में क्या लिया था, लैपटॉप लिया था और क्या दिया था, प्रिंटर दिया था, उसके हिसाब से उसे वैल्यू निकाल ले। वो भी नहीं निकल रही। फिर सिमिलर आइटम देखी, सिमिलर आइटम भी नहीं निकल रही। उसके बाद कहता है कि भैया तो ऐसा कर रूल्स में चले जा, रूल 30 और 31 जो कहता है उसके हिसाब से वैल्यू निकाल दे। अब इसी को अगर हम एग्जांपल जो अभी हमने लिया उसी की तरीके से कुछ एग्जांपल यहाँ पे भी डाल दिए हैं, तो इसको एग्जांपल को यहाँ से भी रेफर कर लेते हैं। मेरा न्यू फोन इज सप्लाई फॉर 20,000 रुपीज, एक नया फोन जिसकी कीमत कितनी, 20,000 रुपए, 20,000 रुपए का, अलॉन्ग विद द एक्सचेंज ऑफ एन ओल्ड फोन। मेरे पास नया फोन था, मैंने कहा यार अब नया लेते हैं, ये तो स्लो बहुत चलता है। दुकान पे गया, मैंने कहा भैया ये फोन था, ये फोन है, ये नया फोन का आप 20,000 बता रहे हो, ये फोन है, एक्सचेंज में कितने का दोगे। इफ द प्राइस ऑफ द न्यू फोन विदाउट एक्सचेंज इज 24,000, अगर वो मान लेते हैं ओरिजिनल हमें 24 का मिलता, लेकिन हमने एक्सचेंज में लिया तो हमें कितने का मिला, 20,000 रुपए का मिला, तो उसकी ओपन मार्केट वैल्यू हमारे को कितनी मिल गई, सीधा सीधा ही पता लग गई। ये तो हमारे को रूल 27 के पार्ट ए में ही ओपन मार्केट मिल गई, कितनी वैल्यू मिल गई, 24,000 रुपए। अगर हम एक्सचेंज नहीं करा रहे, नॉर्मल जाते तो 24 का मिल रहा है, लेकिन हम एक्सचेंज करा रहे हैं इसलिए हम रूल्स में आ गए,
इसलिए हम रूल्स में आ गए, अदरवाइज तो हम अच्छा खासा अगर हम नॉर्मल जाते और 24,000 का ले लेते तो हम 15(1) के हिसाब से ही ट्रांजैक्शन वैल्यू में where the buyer and seller are not related and price is the sole consideration 24,000 रुपए होता तो हम 15(1) में 24,000 ही पे ही जीएसटी देते थे। लेकिन क्या हुआ, एक्सचेंज कराने लग गए, जैसे ही ने पुराना फोन दिया वो हम 15(1) से बाहर हो गए, रूल 27 में आ गए। रूल 27 का पहले क्लॉज में शुक्र है पहले में ही ओपन मार्केट वैल्यू हमें मिल गई और ओपन मार्केट वैल्यू के हिसाब से ही हमने 24,000 रुपए उसमें जो है हमारे 24,000 के ऊपर ही जीएसटी लग गया। दूसरा एग्जांपल, वेयर अ लैपटॉप, इसमें भी हमारा सेम हो गया। चलो, लैपटॉप इज सप्लाइड फॉर 20,000 रुपीज। लैपटॉप की कीमत कितनी बताई इसने, 20,000 रुपए। अलॉन्ग विद द बार्टर ऑफ द प्रिंटर, वाह भाई वाह, लैपटॉप और प्रिंटर, हम लैपटॉप सप्लाई कर रहे हैं 20 का और प्रिंटर जो है दैट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द रेसिपिएंट, वही हो गया सप्लाई जो है वो लैपटॉप बेच रहा है 20,000 का और जो है प्रिंटर जो है रेसिपिएंट जो उसको क्या दे रहा है, प्रिंटर दे रहा है। वैल्यू ऑफ द प्रिंटर नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई इज 4,000 रुपीज। प्रिंटर की कीमत कितनी है, 4,000 रुपए, बट द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द लैपटॉप इज नॉट नोन। लैपटॉप की ओपन मार्केट वैल्यू नहीं पता। द वैल्यू ऑफ द सप्लाई ऑफ द लैपटॉप इज 44,000 रुपीज। 44 कैसे हो गया, लैपटॉप दिया, लैपटॉप के 20,000 रुपए दिए, ये क्या कह रहा है, वेयर लैपटॉप इज सप्लाई, लैपटॉप कितने का दिया, 20,000 का, अलॉन्ग विद अ प्रिंटर ऑफ, वो प्रिंटर की वैल्यू क्या बता दी, 4,000 रुपए। तो कहां पे आ गया ये, रूल 27 के बी में आ गया, रूल 27 के बी में आ गया, जहां पे उसने ओपन मार्केट वैल्यू ले ली किसकी, यहाँ पे कंसिडरेशन इन मनी 20,000 रुपए ले लिया, राइट, लैपटॉप का, और ऐड क्या कर दिया, इक्विवेलेंट कंसीडरेशन नॉट इन मनी, प्रिंटर का कितना कर दिया उसने, 4,000 रुपए ऐड कर दिया। तो ये वाला पार्ट किस में आ गया, रूल 27 के पार्ट नंबर बी में आ गया। ये 27, ये पहला वाला आया था ए में, ये आ गया रूल 27 क्लॉज नंबर सब रूल बी में आ गया, राइट। तो ये हमने दो इलस्ट्रेशन देखी, और हमारे को कब यूज करनी है ये रूल 27, जब प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं होगा, जहां पे कुछ भी एक्सचेंज वाला आ जाएगा तो रूल 27 हमारा लग जाएगा। तो इसके बाद रूल 27 के बाद आता है रूल, अब हमारी दूसरी कंडीशन क्या थी, 15(1) की एक कंडीशन, दो कंडीशन थी, रिलेटेड पार्टी, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन अगर नहीं वो नहीं था तो क्या था, 27 में आ गए। अब पहली वाली क्या थी, रिलेटेड पार्टी, अब इसके लिए हम किस में आ जाएंगे, रूल नंबर 28 में आ जाएंगे। 15 की कंडीशन एक भी वायलेट होती है तो हमें रूल्स में आना था, और पहली कंडीशन नहीं होती तो 27 में आ गए, दूसरी कंडीशन नहीं हुई तो 28 में आ गए। वैल्यू ऑफ द सप्लाई बिटवीन द डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्सन, डिस्टिंक्ट की तो हमने डेफिनेशन जब करी थी, सेक्शन 2 जब कवर किया था, वहां पे भी डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन करी थी, अंडर द सेम पैन, जितनी भी रजिस्ट्रेशन एक पैन के अंडर होगी सारी की सारी आपस में क्या मानी जाएगी, डिस्टिंक्ट पर्सन मानी जाएंगी। हमने एग्जांपल भी लिया था ना, एक पर्सन की यूनिट दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान में है, तो उसका जीएसटी नंबर कैसे होगा, 07, फिर पैन नंबर आगे वो 3 डिजिट। तो इस तरीके से हमने क्या करा था, उसका जो है वो सारे के सारे आपस में जितनी यूनिट थी चारों की चारों क्या थी, वो डिस्टिंक्ट पर्सन थी। रिलेटेड पर्सन हमने ऊपर देख लिया रिलेटेड पर्सन कैसे होते हैं। यहाँ पे जो रूल 28 देखना है, उसमें रिलेटेड पर्सन अदर देन एन एजेंट, एजेंट भी रिलेटेड पर्सन होता है। हमने अभी रिलेटेड पर्सन की जो डेफिनेशन देखी थी, वहां पे हमने देखा था ना लास्ट में क्या था, सी पार्ट क्या कह रहा था, सी पार्ट कह रहा था अगर एजेंट है तो वो भी रिलेटेड पर्सन माना जाएगा।